आरपी स्टडी सेंटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रुपेश प्रजापति आपके लिए आज लेकर आया हूं कक्षा 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर या 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। लगभग हर साल यह बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन प्राप्त कीजिए। व्यंजन का मतलब उसका जो सूत्र होता है, उस सूत्र का क्या करना होता है, आपको निगमन करना होता है, ठीक है। तो आज हम वही सीखेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे वैद्युत द्विध्रुव को किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति क्या होता है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो वीडियो बड़ा होने वाला है, लेकिन आप वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको 5 नंबर परीक्षा में चाहिए तो पूरा वीडियो को देखिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहला टॉपिक हम आज सीखेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, वैद्युत द्विध्रुव। अब हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव है क्या। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास एक प्लस क्यू आवेश है और इससे थोड़ी सी दूरी पर, मतलब बहुत कम दूरी पर एक माइनस क्यू आवेश है। एक प्लस क्यू आवेश है और इससे बहुत ही कम दूरी पर आपने क्या ले लिया है, माइनस क्यू आवेश ले लिया है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं क्या होता है, 2l है, और यह दूरी बहुत ही क्या है, कम है, बहुत ही अल्प दूरी है, ठीक है। अच्छा, देख रहे हैं आप लोग कि ये जो दो आवेश हम लिए हैं, इन दोनों आवेशों में दोनों आवेशों का परिमाण क्या है, समान है। इन दोनों आवेशों का परिमाण क्या है, समान है। यह भी क्यू आवेश है और यह भी क्यू आवेश है, लेकिन दोनों आवेशों की प्रकृति क्या है, विपरीत है। अगर एक प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू है, यानी एक धनावेश है तो दूसरा क्या है, ऋणावेश है, ठीक है। तो जब दो समान परिमाण, देखिए दो समान परिमाण है कि नहीं है, जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को हम बहुत ही कम दूरी पर रखते हैं, तो वे जिस निकाय का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, निकाय का निर्माण करते हैं, इसी निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। एक बार फिर सुन लीजिए, कहेंगे आप, जब हम दो समान परिमाण या जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को बहुत ही कम दूरी पर रखा जाता है या बहुत ही कम दूरी पर वह स्थित होते हैं, तो वे जिस निकाय का निर्माण करते हैं उसी निकाय को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। याद रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, दोनों आवेशों का परिमाण समान होगा, लेकिन दोनों आवेशों की प्रकृति क्या होगी, विपरीत होगी। मतलब ये समझिए, मान लीजिए आपको -10 कूलाम यहाँ पे आवेश है आपके पास, और यहाँ पे +10 कूलाम, और दूरी मान लीजिए थोड़ी सी कम है, मान लीजिए कितनी है, 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, दूरी तो कम है ही। तो अगर हम कहें क्या यह एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो आप कहेंगे है, क्योंकि दोनों आवेशों का परिमाण समान है, लेकिन प्रकृति क्या है, विपरीत है, और बहुत ही कम दूरी पर रखे भी गए। समझ में आ रहा ना। लेकिन अगर यही +10 कूलाम और ये भी +10 कूलाम आवेश होता, तो यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता, ठीक है ना। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, तो आप कहेंगे जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को हम बहुत ही कम दूरी पर रखते हैं, तो वे जिस निकाय का निर्माण करते हैं उसी निकाय को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। समझ में आया ना। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको भी आप समझिए। देखिए, क्या यह वैद्युत द्विध्रुव है, यह वैद्युत द्विध्रुव है ना। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश ले लीजिए,
वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश ले लीजिए और इन दोनों आवेशों के बीच की क्या ले लीजिए, दूरी ले लीजिए और दोनों का आपस में क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। जो आता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको किससे दिखाते हैं हम लोग, पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। यानी अगर बोला जाए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, तो आप कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उन विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं, P से। P बराबर हो जाएगा Q गुणे 2L। P बराबर क्या हो जाएगा, Q गुणे 2L। समझ में आया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, कहेंगे आप वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं हम लोग, P से दिखाते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अब आगे अब क्या है, इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। ये भी परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो आप कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको किससे दिखाया जाता है, P से। P बराबर Q गुणे 2L। आइए ध्यान दीजिए। अब हम जानते हैं थोड़ा सा क्या, हम यह जानेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रखिएगा, इसको E से प्रदर्शित किया जाता है और यह एक सदिश राशि होती है। यह कौन सी राशि है, सदिश राशि। यानी इसे दिखाने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं हम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसे दिखाने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसको E से दिखाया जाता है। E बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। इस फार्मूले का उपयोग करेंगे हम डेरिवेशन करने में। समझ में आ रहा है ना। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। थोड़ा सा हम दिशा की बात करते, ठीक है, दिशा की बात बाद में किया जाएगा। पहले आप फॉर्मूला को देख लीजिए। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यह एक सदिश राशि। इसको दिखाने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव है -Q और एक है +Q। ये 2 आवेश हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। समझ में आया। अब इसका अक्षीय स्थिति क्या होगा और निरक्षीय स्थिति क्या होगा समझेंगे आप लोग। देखिए ये दोनों आवेशों को, ये मिलाने वाली रेखा है ना, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए ऐसे करके, इधर भी बढ़ा दीजिए। तो यह जो है, यह जो स्थिति है, इस पर अगर कोई बिंदु आप लेंगे तो आप कहेंगे कि यह वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर स्थित है। समझ में आया। अगर इस दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कोई भी बिंदु लोगे तो इसको क्या कहेंगे आप लोग कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर स्थित है। और यदि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य, ये वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है मान लीजिए, और मध्य बिंदु पर यहाँ पे मान लीजिए एक लंबवत अक्ष लिए हैं आप लोग। ठीक है, क्या लिए हैं, लंबवत अक्ष। तो इस अक्ष को कहते हैं हम लोग क्या, वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति। अगर यहाँ बिंदु लिए हो तो कौन सी स्थिति पर है, निरक्षीय स्थिति। यहाँ बिंदु लिए हो तो निरक्षीय स्थिति पर है। यहाँ बिंदु लिए हैं तो निरक्षीय स्थिति। यहाँ बिंदु लिए हैं तो निरक्षीय स्थिति। यहाँ लिए हैं तो अक्षीय स्थिति। समझ में आ रहा है ना। अब हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, इसको आप समझेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय
अच्छी स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले एक बनाएंगे हम लोग क्या, वैद्युत द्विध्रुव। क्या बनाएंगे? वैद्युत द्विध्रुव। मान लीजिए आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे -q और दूसरा आवेश क्या होगा, +q। समझ में आ रहा है? अभी बताया गया आपको कि वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, अगर एक -q है तो दूसरा +q होगा। मान लीजिए यह इसका क्या है, मध्य बिंदु O है। अच्छा बताइए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम किससे दिखाते हैं? 2l से ना। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? ये 2l। अच्छा ध्यान दो, यहां से यहां तक की दूरी बाबू 2l है। कितनी है? 2l। तो मध्य बिंदु से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे कितनी होगी? l होगी। सबको शायद समझ में आ गया होगा कैसे l होगा। फिर यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। l मिलकर क्या हो जाएगा? 2l हो जाएगा। अब हमको अच्छी स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो अच्छी स्थिति चाहे इधर ड्रॉ कर लो चाहे इधर ड्रॉ कर लो, तो हम इधर बना लेते हैं। मान लीजिए अच्छी स्थिति यहाँ पर है और यहाँ पर अच्छी स्थिति, ये अच्छी स्थिति है और इस पर कोई बिंदु क्या है, P है। इसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? गणना करनी है। तो मान लेते हैं ये जो मध्य बिंदु है विद्युत द्विध्रुव का, उससे इस बिंदु P तक की दूरी क्या है? r है। क्या है? r है। तो आप बताएंगे, हमने कहा यहां से यहां तक की दूरी r है, तो बताइए इस -q आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी कितना होगी? अब आप देखिए चित्र को, समझिए कितना होगी। तो हमने कहा ये दूरी कितना है? r है। ये टोटल दूरी कितना है? r। अगर हम r में l जोड़ दें, l क्या कर दें? जोड़ दें, तो हमको क्या मिल जाएगी? -q से P तक की दूरी, यानी क्या हो जाएगी? r + l। शायद सबको समझ में आ गया होगा। अगर हम +q से दूरी P तक की ज्ञात करना चाहें तो देखो r पूरा यहाँ है, अगर हम r में से l को घटा दें, r में से l को क्या कर दे? घटा दे, तो ये दूरी मिल नहीं जाएगी। तो यानी ये दूरी हो जाएगी r - l, और ये बन गया हमारा क्या? फिगर, चित्र। समझ में आया? अब इसमें एक चीज और बच रहा है, वह ध्यान दो। देखो -q के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह होगी इसकी तरफ, क्योंकि -q आवेश से किसी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करोगे तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी तरफ होगी। अगर आवेश माइनस में है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी तरफ होगी, और अगर आवेश प्लस में है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर होगी। माइनस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी तरफ है, हमने माना है E1। अगर बोला जाए चित्र में E1 किसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो आप कहेंगे -q के कारण। और बताइए +q के कारण किधर होगी? इससे दूर, इसको मान लो क्या? E2। बस आप चित्र में याद रखना, E1 किसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है? -q, और E2 किसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है? +q। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या लिखना है वह समझाएंगे। आप लिखेंगे सबसे पहले -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। -q आवेश के कारण बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है कि E2 है? तो आप कहेंगे सर E1 है, तो E1 बराबर, अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बताएगा 1/4πε0q/r²। अब वो जो r था वह था आवेश से जिस बिंदु पर ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां तक की दूरी, यानी -q से ज्ञात कर रहे हैं P पर,
तो माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है, आर प्लस एल, यानी यहाँ लिखेंगे क्या आप लोग, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। इसी प्रकार आप लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण किस पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए अब कितनी है, E2 है ना। पहले माइनस क्यू के कारण ज्ञात किया E1 था, प्लस क्यू के कारण क्या है, E2 है। E2 बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश वही क्यू ही रहेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r माइनस एल, यानी r माइनस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब P पर परिणामी का मतलब होता है कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। बताइए, इसके कारण E1 है और इसके कारण E2 है, कुछ तो होगी। पहले समझो कि हम करेंगे क्या। हम देख रहे हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो इधर है, और प्लस क्यू के कारण उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो उधर है। समझ में आ रहा है? यानी उधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण और इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू के कारण। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, बताइए E1 और E2 की जो दिशा है वो विपरीत है। यानी अगर परिणामी की बात करें तो E1 में से E2 को घटाओ, चाहे E2 में से E1 को घटाओ, यही होगा ना। अब किस में से किसको घटाना है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। बताइए, प्लस क्यू से यहाँ बिंदु P तक की दूरी अधिक है तो यह अधिक प्रभावी होगा, यानी E2 बड़ा होगा किससे, E1 से। यानी लिखेंगे आप बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लो बाबू E है तो E बराबर हो जाएगा क्या, E2 माइनस E1। क्यों, क्योंकि चूंकि E2 बड़ा है किससे, E1 से। समझ में आया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, करना क्या है आप लोगों को, बस बाबू E2 और E1 का मान यहाँ से रख देना। बताइए E2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r माइनस एल का होल स्क्वायर, क्यू बटे r माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर माइनस, इसको थोड़ा उधर लिख देते हैं, चूंकि E2 ग्रेटर देन E, मतलब E2 बड़ा है किससे, E1 से। E1 का मान कितना है, रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r प्लस एल का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं, अब इसके बाद आपको कुछ समझना नहीं, केवल गणित की हल करते हुए चले जाना। देखिए, यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है। क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यानी हम कॉमन कर सकते हैं क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 और बटे यहाँ बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस। बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया और क्यू कॉमन हो गया, बचा 1 बटे r प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद करना क्या है, हम देखेंगे क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही, और यहाँ पे r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर का लसा ले लेंगे तो आएगा लसा, याद रखिएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप लसा लेकर देख भी सकते हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे। बताइए, ये गुणा करेगा यहाँ और ये गुणा करेगा यहाँ, इसका गुणा जब एक में करेंगे तो क्या वही आ जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका गुणा करेंगे एक में तो वही आ जाएगा माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। और आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब देखिए, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं
और फिर आगे हम समझाएंगे। इस लाइन को हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम मिटा देते हैं इसको। ये लाइन हम फिर से एक बार लिख लेते हैं समझने के लिए। ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ है आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होल ब्रैकेट। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से फिर से आप समझेंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ई बराबर देख रहे हैं आप लोग क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस ये हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस चिन्ह तो चिन्ह बदलते चल जाएगा माइनस आर स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है, अपान में नीचे वाला वैसे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे अगर हम देखें इसको ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही आप नोट लिख लीजिए। देख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 2rl मिलके कितना आ रहा है 4rl अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए, यहाँ से आपको समझना है, अगर हम यहाँ से इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, क्या एक 2 को बाहर कर सकते हैं और एक r को बाहर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमने 2 को बाहर कर लिया और r को बाहर कर लिया, बट्टे कर दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो q है गुणे में ही है तो इसको अंदर कर दिया, q और गुणे यहाँ बचा था 2 और यहाँ बचा था क्या l, और बटे आर स्क्वायर माइनस, इसको इंटू कर दिए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आपको भी पढ़ाया गया है शुरुआत में चैप्टर के कि P बराबर जो होता है वो होता है Q गुणे 2l। क्या होता है? P बराबर 2 गुणे QL, ठीक है। तो क्या बताइए, Q2L की जगह हम P लिख सकते हैं जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग, आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, तो 2r बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर नहीं, एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ फिर से जाइए और फिर से इसको विजिट कीजिए, फिर से इसको देखिए, आपको समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, इसीलिए आपको समझ में नहीं हो सकता है ना आए। आइए ध्यान दीजिए। इसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि ये जो R है, ये R है वो L की तुलना में क्या है, बहुत बड़ा है, तो हम लिख देंगे R इज ग्रेटर देन L, मतलब R जो है वह चूंकि लगा के R बहुत बड़ा है किससे, L से, इसलिए हम L को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, नगण्य मान लेंगे, हटा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा E बराबर 2R बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचा P बटे R। देखिए ये निगलेक्ट कर दिया, 0 हो गया, तो R पर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, और 1 4 से 1 4, 1 R से 1 R कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा फॉर्मूला आ जाएगा E बराबर, ये 2 यहाँ कर दीजिए, लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 यहाँ लिखा गया, तो 2P बटे RQ, और यही फॉर्मूला किसका होता है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। आई होप आपको सारा चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से हम आपको आगे पूरी फिजिक्स को आपके पढ़ाएंगे कक्षा 12 वाली, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो में केवल इतना ही, ठीक है।